गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम इन ओजांग आईएएस प्लेटफॉर्म। मैं डॉक्टर ओमकार नाथ आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स। लेकिन इस कोर्स को शुरू करने के पहले मैं थोड़ी सी बात का चित करना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की जरूरत क्यों है, या फिर हम जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी की भूमिका। थोड़ी सी मेरी बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है। अगर हम इन सब मुद्दों के ऊपर बात करें तो सबसे बड़ी बात कि एनसीईआरटी का ये जो किताबें हैं ये देश को रिप्रेजेंटेटिव करती हैं, देश को या देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरी बात कि यह एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराने में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। इनके ही माध्यम से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और ये जो आईएएस या यूपीएससी की जो एग्जाम होती है इसमें जरूरत होती है या इसकी आवश्यकता होती है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना या उसकी नीड को पूरा करना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 6 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो बेस्ड होते हैं एनसीईआरटी पर। मतलब ये पीटी का स्तर है। लेकिन यही बात जब मेंस पर आती है तो लगभग 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो मेंस का ये निर्भर करता है या ये बेस्ड होता है एनसीईआरटी पर। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है, जैसे ये आपका देश है और इस देश की सभ्यता या सिविलाइजेशन, इस देश का कल्चर, इस देश की इकोनॉमी, इस देश की सोसाइटी के बारे में जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो इन्हीं किताबों से बनती है या इन्हीं किताबों के ऊपर निर्भर करती है। देखिए तो ये दोनों पेपर मिला करके GS1 होते हैं, ये आपका GS3 है, ये भी आपका GS1 है। ठीक उसी तरह इस देश की अन्य और भी चीजें हैं, पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या आपके देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये GS2 है। कहने का मतलब है यही वो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एक तरीके से कहें तो ये हमारा फाउंडेशन भी है, ये हमारी एक नेसेसरी भी है। आपको पसंद हो या ना हो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, कारण आपके पीटी का एग्जाम का लेवल हो या फिर क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में जो मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसकी भूमिका हो। इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए कंपलसरी है कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना, एक एक शब्द के रूप में पढ़ना, जानना, सोचना और समझना। बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि हमें पता नहीं लगता कि पेपर में कैसे आ गए हैं। फिर आप जब किताबों को पढ़ेंगे और बड़े ध्यान पूर्वक चीजों को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये प्रश्न कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। अब हम इन्हीं की चर्चा करते हैं। हमने कोई स्लाइड्स नहीं बनाया, हमने वही किताबें रखी हैं। आप भी बिल्कुल यही किताबें सामने रखें जैसे मेरे हाथ में है एनसीईआरटी की किताब, और उन किताबों को ही पलटे, सामने लेकर के बैठे और उनसे ही चीजों को पढ़ें ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। 6th क्लास की हमने ये सोशल साइंस की बुक उठाई है और इसी सोशल साइंस में आपका पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी। आज जो हमारा लेक्चर है या आज जो हमारी क्लास है वो इसी टॉपिक पर डिपेंड होगी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग और डाइवर्सिटी कैसे सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट करता है। पहला चैप्टर हमारा यही है।
तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर ये है, अगर आपने देखा होगा तो इसमें डाइवर्सिटी, इसके बाद आप इस चैप्टर को खोलिए 2-3 पेज की बात। इस पहले चैप्टर में आपको क्या बता रहा है? इस पहले चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि हम डाइवर्सिटी को कैसे समझें। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्लास में 3 बच्चे हैं जो फोटो बना रहे हैं, और जब फोटो बना रहे हैं तो वो 3 डिफरेंसेस अलग अलग फोटो बना रहे हैं। और फोटो इसलिए बना रहे हैं कि उनका रिलीजन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका खान पान, उनका लैंग्वेज, उनके फेस्टिवल्स सब अलग अलग हैं। यही डाइवर्सिटीज हमें एक तरीके से जीवन को रोचक और समृद्ध बनाती है। और इसी डाइवर्सिटीज के कारण, इसी डिफरेंसेस के कारण हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटीज है। कहने का मतलब है कि हमारे समाज में जो डाइवर्सिटी है, वो समाज के रूप में जो भी भिन्नता है वो उनको लेकर के है। अगर आप थोड़े से व्यवहारिक स्तर पर देखें तो हमारे समाज में इस मान्यता के लोग हैं, हमारे समाज में इस मान्यता के लोग हैं, फिर हमारे समाज में एक ओंकार इस मान्यता के लोग हैं, फिर इस मान्यता के लोग हैं, आदि कई सारी चीजें भी हैं। फिर बौद्ध धर्म भी है, फिर जैन धर्म भी है। ऐसे कई तरह के डाइवर्सिटीज हमारी सोसाइटी में है। यही डाइवर्सिटी ऐसी है जो बताती है कि खान पान कैसा होगा, भाषा कैसी होगी, फेस्टिवल कैसे होंगे, रिलीजन्स डिपेंड करता है कि हमारे सोसाइटीज में कैसे लोग होंगे, क्या होंगे। जैसे हम मनाते हैं होली, हम मनाते हैं दीपावली, हम मनाते हैं ईद, हम मनाते हैं क्रिसमस, हम मनाते हैं बैसाखी, हम मनाते हैं ओणम। इस तरह की तमाम तरह की चीजें हैं जिसकी चर्चा आगे भी की गई है। इस चैप्टर में यही समझाना या समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें 3 तरह के फोटो हैं जो बनाए गए हैं। कहने का मतलब है कि इसमें भी अब बताने का प्रयास किया गया है चित्रों के माध्यम से। ये मैंने खुद लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चित्रों के माध्यम से डाइवर्सिटीज, ये डिफरेंसेस को बताया गया है। जैसे किताब का पढ़ना, भाषा का बोलना, रंग रूप बोली से डाइवर्सिटी कैसे उत्पन्न होती है, पहले पेज में यही बताया गया है। हालांकि ये सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे कैसे क्या चीजें हो रही हैं। फिर दूसरे पेज में अगर आप जाकर के देखेंगे तो बताया गया है कि 2 बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों का नाम समीर है और यही लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक हिंदू सोसाइटी से है और एक आपके मुस्लिम सोसाइटी से है, लेकिन दोनों का नाम समीर है। डिफरेंसेस क्या बताया गया है? ये 2 बच्चे आपस में बात करते हैं, ये न्यूज़पेपर मांगते हैं तो ये बच्चा कहता है कि ओ डू यू नो हिंदी, तो ये भी कहते हैं यस आई नो हिंदी, मैंने इसको पढ़ा है। फिर दोनों में दोस्ती होती है, बात आगे बढ़ती है। अगले पेज पर जाइए। फिर उसके बाद यह दोस्ती आगे बढ़ती है। दोस्ती में जब बातचीत होती है, फिर दोनों लोग बातचीत करते हैं। क्या बात करते हैं? 2 बच्चों की बातचीत, अखबारों से बातचीत होती है, दोनों का नाम समीर है, विषय की बात होती है। फिर यह दोस्ती आगे बढ़ती है। फिर एक दिन दोनों लोग आपस में मिलते हैं। न्यूज़पेपर में निकलता है कि मेरठ में एक कम्युनल राइट्स हो गया, मेरठ में इस तरह की स्थिति हो गई। फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि भाई समीर का मतलब तुम जानते हो? तो समीर का मतलब होता है पवन पुत्र या फिर बजरंग बली। इस तरह की बातें आगे बढ़ती हैं। बातचीत आगे बढ़ने के बाद जब कम्युनल राइट्स होता है और ये बंदा बताता है कि मैं मुस्लिम हूं, तो इन दोनों की दोस्ती इफेक्टेड होती है। मतलब दूसरे चैप्टर में, दूसरे पेज में कहीं ना कहीं बताया गया है कि 2 लोगों के बीच में जो दोस्ती होती है वो कहीं ना कहीं उसमें कम्युनल वायलेंस या सांप्रदायिक झगड़े जो होते हैं 2 लोगों के दोस्ती को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिए, चूंकि 6 क्लास की एनसीईआरटी है, एकदम बेस से पढ़ाया गया है, तो ये चीजें बताने का प्रयास इसमें किया गया है। फिर अगले पेज में यही सारी बातें बताई गई हैं कि अनइक्वलिटी और डाइवर्सिटी में क्या फर्क है। दूसरा,
अनइक्वलिटी सोसाइटी में कैसे डिफरेंसेस क्रिएट करती है। फिर दो समीरों की चर्चा की गई है, एक समीर जो गांव का है, दूसरा शहर का है। एक समीर जो हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है। फिर से पढ़िए, दो समीरों की चर्चा की गई है, एक समीर जो गांव का है, दूसरा समीर जो शहर का है। एक समीर जो हिंदी बोलता है, एक समीर जो अंग्रेजी बोलता है। एक समीर गरीब है और दूसरा समीर धनी है। एक समीर मुस्लिम है तो दूसरा समीर हिंदू है। ध्यान दीजिएगा, अगले चैप्टर पर यही बातें बताई गई हैं, क्या कि सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होता है। तो ये इंडिकेटर है, क्या होते हैं, गांव और शहर का है, भाषा का है, इकोनॉमिक कंडीशंस का है और रिलीजन का। ये 4 पॉइंट्स यहां से मिलते हैं। तो असमानता और विविधता में क्या फर्क है, अब यह बताया गया है कि असमानता क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह होती है, दोनों की दोस्ती के बारे में बताई गई है। और फिर यहां पर बताया गया है कि हिंदू समाज में एक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम सोसाइटी में हायरार्की या ऊंच नीच भेदभाव को कहीं ना कहीं एक तरीके से मानता है। इस वजह से असमानता उत्पन्न होती है और समाज में गैर बराबरी का जन्म होता है। ठीक है, इसी से आगे जाइएगा तो उसमें और भी एक अगले पेज में कहानी बताई गई है, क्या कुम्हार का बेटा कुम्हार ही होगा। जाति व्यवस्था मतलब हिंदू सोसाइटी में एक जो कास्ट सिस्टम रहा, हालांकि अब नहीं है, तो यही बातें बताई गई हैं कि कुम्हार का बेटा भी कुम्हार बनेगा। फिर बताया गया है कास्ट सिस्टम से सोसाइटी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और इसी कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी में अनइक्वलिटी को या असमानता को जन्म दिया, जिसमें कुछ लोग ऊंच और कुछ लोग नीच, या कुछ लोग हायर सोसाइटी से, कुछ लोग लोअर सोसाइटी से जुड़े हुए माने गए। तो अगले पेज में यही सारी बातें बताई गई हैं और इनको बताने के बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई कहानी लिखिए, इसका बेस क्या होगा, कुछ लोग कहानी के पात्र कैसे चुनते हैं। हालांकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है एग्जाम के लेवल पर, यह सिर्फ समझाने की बात यहां पर कही गई है। अगले पेज में भी बताया गया है डायवर्सिटी के बारे में कि भारत में डायवर्सिटी कैसे उत्पन्न हुई है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इस पेज में बताया गया है कि जो ये डाइवर्सिटी है यह कैसे जन्म ले रही है। तो यह जन्म ले रही है कि हम एक ही देश में रह रहे हैं लेकिन हमारी भाषा अलग अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग अलग है, हमारा फूड कल्चर थोड़ा सा डिफरेंसेस है, हमारे फेस्टिवल अलग अलग हैं। ये इंडिकेटर है, लेकिन हम एक ही चीजों को अलग अलग तरीके से करते हैं, ये बात बताई गई है। और यहीं पर बताने का किया गया है कि हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी कैसे जन्म लिया। इसमें दो राज्यों का उदाहरण दिया गया है, एक लद्दाख का और दूसरे केरल का। थोड़ा सा आप मैप में देखिए कि ये दो राज्य कैसे हैं। अगर मैं यहां पर मैप बनाऊं तो ये है केरल और ये है लद्दाख। इसी के बारे में बताया गया है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। इसमें डाइवर्सिटी को बताया गया है कि लोग खेती करने के लिए, बसने के लिए या जमीन की तलाश में या व्यापार के लिए अलग अलग स्थानों पर जाने लगे, फिर बसने लगे। एक तरह के डिफरेंसेस या अलग अलग कल्चर्स का बसाव हुआ। कई बार सूखा पड़ा, कई बार अकाल पड़ा, जिसे लोग घर छोड़ करके आगे बढ़ते गए, एक जगह बसते गए। वो बसे, उनके साथ उनकी भाषा भी गई, भोजन भी गया, गीत गया, संगीत गया। जैसे देखिए, यहां से जो लोग भी यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो सिर्फ यूरोप और अमेरिका नहीं जाते हैं,
लखनऊ की बिरयानी भी जाती है, हैदराबाद की बिरयानी जाती है, बिहार का लिट्टी चोखा भी जाता है, कड़ी चावल भी जाता है, पंजाब का राजमा चावल भी जाता है, छोले भटूरे भी जाता है, उनके साथ जाता है, गुजरात का ढोकला भी जाता है, चेन्नई का इडली डोसा भी जाता है। कहने का मतलब माइग्रेशन सिर्फ लोगों का नहीं होता, माइग्रेशन उनके कल्चर का भी होता है। ये सारे इंडिकेटर जाते हैं और जाने के बाद धीरे धीरे यहीं पर वो सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी बनाते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहां पर दिया है कि भाई ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसे सोसाइटी को डाइवर्सिटी प्रदान करता है। तो ये बातें बताई गई हैं। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस में पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, शहरी इलाका है, तो वो कैसे उत्पन्न होगा, ध्यान रखिएगा। यहीं से देखिए मेंस के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जहां मैंने लिखा है, अंडरलाइन किया है, ज्योग्राफिकल कंडीशन किस प्रकार डाइवर्सिटी उत्पन्न करते हैं। अब इन्हीं को एक्सप्लेन करने की बात की गई है। क्या, कैसे की गई है कि अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहां का कपड़ा, खान पान डिफरेंस होगा, काम काज करने का तरीका भी अलग होगा। और इसी के लिए दो राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है, लद्दाख और केरल। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह लद्दाख और केरल की डाइवर्सिटी ऐसी है जिसके माध्यम से हम आज को समझ सके। अर्थात केरल और लद्दाख की जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक संरचना है, उससे सोसाइटी में डाइवर्सिटी कैसे आता है, इसी बात को समझाया गया है। अब यही बातें मैंने आपको बताया है कि कैसे मिक्स कल्चर जनता है, यात्रा करते हैं लोग, ठहरते हैं, उनका बसाव होता है, कभी कभी प्राकृतिक आपदा होती है, जाते हैं लोग, अक्सर काम की तलाश में जाते हैं। जैसे भारत के लोग लंदन गए, भारत के लोग न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, भारत के लोग लग्जमबर्ग में रह रहे हैं, तो सिर्फ भारत के लोग नहीं जाते हैं, उनके साथ उनका कल्चर भी जाता है। आगे चर्चा करेंगे। अब यहां पर आपको लद्दाख के बारे में बताया गया है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, लद्दाख में क्या है, कैसे है, किस तरह। तो ये बातें यहां पर बताई गई हैं। लद्दाख कैसे जन्म लेता है, यहां पर डाइवर्सिटी तो बताई गई है बात कि भाई ये यहां पर ये एक रेगिस्तानी इलाका है, यहां पर रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बारिश नहीं होती है। यहां पर जो ट्रीज या पेड़ पौधे हैं, इनमें खामियां दिखती हैं, इसलिए लोग जीवन यापन के लिए पशु इंसान के साथ रहते हैं, इसलिए ये बकरी पालते हैं। बकरी से पश्मीना ऊन निकाला जाता है और इन्हीं पश्मीने ऊन को वो लोग कश्मीर में दे देते हैं और इसी ऊन से कई तरह के कपड़ों का निर्माण होता है। फिर इसी लद्दाख में रेगिस्तान भी है लंबा चौड़ा। अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखें तो लद्दाख से तिब्बत जाने का रास्ता भी है, यहां पर देखिए तो तिब्बत जाने का भी रास्ता है। कभी यहीं से बौद्ध धर्म का या बौद्ध रिलीजन का प्रसार हुआ, यहीं से ये लोग तिब्बत में गए, तिब्बत से चाइना, फिर जापान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, पूरे जगह फैला। फिर यहीं से तिब्बत में मंगोलिया गया और आज बौद्ध धर्म 16 देशों में फैला इसी रास्ते से। इसी रास्ते से कभी इस्लाम भी आया या इस्लाम मजहब का आगमन हुआ। तो इस तरह एक डाइवर्सिटी धीरे धीरे पनपनी शुरू हुई इस ज्योग्राफिकल कंडीशन में। ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया है वो सैंड वेस्ट एरिया है, यहां पर बारिश नहीं होती है, यहां नेचुरल रिसोर्स की कमी है, वहां एक पर्टिकुलरी एनिमल को पाला जाता है जिससे पर्टिकुलरली कुछ प्रोडक्ट मिलता है। इसके अलावा ये रिलीजन यहां से फैला, यहीं से रिलीजन दुनिया के देशों में गया, कुछ रिलीजन भी यहां से आए। अब यही सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। अब पीटी का भी यहां फैक्ट मिलता है, जैसे तिब्बत के लोग एक विशेष प्रकार का गाना भी गाते हैं, या तिब्बत के लोगों की जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं। ये देखिए केसर सागा क्या है भाई, तिब्बत का ग्रंथ है जिसमें लद्दाख के बारे में बहुत सारी गानों
और कविताओं का संग्रह है। ये पीटी का फैक्ट मैंने इसीलिए यहां लिखा है कि यहां पर अभी तक जितने भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, इसमें पहला पीटी का फैक्ट ये मिला। ठीक है, अब ये आगे इसी तरह चीजें बढ़ती जाती हैं। अब जो मेंस का क्वेश्चन बनेगा यहीं से, वो कैसे बनेगा या किस तरह बनेगा, वो बनेगा, क्या बनेगा भाई, कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन किस तरह डाइवर्सिटी को जन्म देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मेंस का प्रश्न बन रहा है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस और रिलीजियस कैरेक्टर्स सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं, बट डिफरेंसेस नहीं पूछेगा, सोसाइटी में डाइवर्सिटी को कैसे लाते हैं। कहने का मतलब है ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब भूगोल, या ज्योग्राफिकल कैरेक्टर और प्लस रिलीजियस, ये दो ऐसी चीजें हैं, दोनों मिलने के बाद ही सोसाइटी में डाइवर्सिटीज को जन्म देते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न यहीं से आया कि भौगोलिक विविधता या विशेषता और धार्मिक मजहबी पहचान डाइवर्सिटी को कैसे जन्म देते हैं। 150 वर्ड, तो उसमें यही बातें सारी लिखनी है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि बुक्स को पढ़िए। तो बुक्स बेसिक चीजें होती हैं, जितनी बार आप बुक्स को पढ़ेंगे उतनी बार नई नई चीजें आपके सामने आएंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है एनसीईआरटी की किताबों की, कि उसी में वहीं पर वो सारी चीजें होमवर्क के रूप में दे दी जाती है। अब देखिए, केरल के बारे में बताया है, क्या बताया है केरल के बारे में, यहां पर देखिए केरल के बारे में क्या बताया है, कि केरल की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज के बारे में, ये है, एक तो ये इधर से समुद्री इलाका है, इधर से पहाड़ी इलाका है। यहाँ की मसाले बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, हजारों साल से यहाँ खेती हुई है। इसी मसालों की खोज में कभी वास्को डिगामा पहुंचा था, कालीकट। ठीक उसी तरह यह ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। यही कारण है कि यहां पर कभी ज्यूस या यहूदी धर्म वाले आए, फिर उसके बाद इनके पीछे पीछे इस्लाम आया, फिर इनके बाद क्रिश्चियनिटी आया। फिर इसके अलावा केरल में परंपरागत रूप से हिंदू धर्म तो रहा ही, बौद्धिज्म भी रहा। तो इस तरह केरल की डाइवर्सिटीज और ज्यादा इफेक्टेड हुई ज्योग्राफिकल कंडीशंस और रिलीजियस स्ट्रक्चर से। यहूदी और अरबी लोग भी आए। इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, एक किताब लिखा था रहेला, वो भी यहाँ पर गया हुआ था। फिर 1498 में वास्को डिगामा भी गए। फिर यहाँ चीनी व्यापारी भी आए। कभी यहाँ पर, इसलिए यहाँ मछली, सब्जी, चावल उगाया जाता है, लोग खाते भी हैं। और एट प्रेजेंट की जो लाइफ स्टाइल है वो झलक मिलती है, और इसी वजह से इनके डाइवर्सिटीज को समझा जा सकता है। अब यहाँ पर फिर बात आई पीटी के कुछ सवालों की। तो देखिए यहाँ पर पीटी के बारे में कैसे दिया है, कि केरल के सोसाइटी में या केरल के समाज में पूछ देंगे कि चीनी वाला का क्या मतलब है, या चीना चट्टी का मतलब क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि चीना वाला, चीना चट्टी, एक तो केरल में है, दूसरा यह ट्रेड से रिलेटेड है, और तीसरा यह फिश के ट्रेड से रिलेटेड है। तो देखिए, ऐसे जो फैक्ट आ जाते हैं ये अजीबोगरीब फैक्ट नहीं होते, उनका कहीं ना कहीं बेस होता है, उनका कहीं ना कहीं आधार होता है। पन्ना पलटे तो केरल के बारे में यही सारी बातें बताई गई हैं। अब देखिए यहां अगले पेज, पेज नंबर 12 पर यही बातें बताई गई हैं। क्या बातें बताई गई हैं, कि केरला के बारे में और लद्दाख के बारे में, भारत के दो राज्यों की कहानी बताई गई है, और इनमें बताया गया है कि किस प्रकार ज्योग्राफिकल जो यहां का कैरेक्टर है और जो यहां का
रिलीजियस स्ट्रक्चर है। इन दोनों के मिलने से जन्म लेती है विविधता, और ये यहां का होता है कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक जीवन। अब देखिए इस चीज को कितने शानदार तरीके से पूछा जा सकता है या पूछा गया है। सवाल कैसे बनेगा, देखिए केरल और लद्दाख के बारे में बताया गया है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों का हिस्ट्री और कल्चरल इफेक्ट अलग अलग हुआ, चीन अरब के लोग यहां भी आए, मसालों की खेती हुई वगैरह वगैरह। अब देखिए यहां प्रश्न कैसे बनता है, पॉइंट देखिए, किसी भी एरिया का कल्चरल लाइफ उसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बहुत गहराई से रिलेटेड होता है। यही क्वेश्चन बन के आईएएस में चला आ जाएगा और कहेंगे कि आप उचित उदाहरणों के साथ चर्चा करें। फिर आप कहेंगे सर ये तो नोट्स में मिला ही नहीं। तो हर चीज नोट्स में नहीं मिलती है, आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए यही सारे सवाल आते हैं, आगे मैं आपको क्रमबद्ध रूप से बताऊंगा कि किस एग्जाम में, सॉरी किस कौन से साल में एनसीईआरटी के किस पेज से क्वेश्चन आया है। देखिए किसी भी एरिया का कल्चरल लाइफ उसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जुड़ा रहता है। अब मान लीजिए यहीं पर आपको एक्सप्लेन करना है कि आज केरल का सांस्कृतिक जीवन या लद्दाख का कल्चरल लाइफ वहां के ज्योग्राफी और हिस्ट्री से जुड़ा है। जैसे लद्दाख का पहाड़ी एरिया में होना, बारिश न होना, पेड़ पौधों का कम होना, फिर उसके बाद बकरी को पालना, ऊन के लिए बकरी को पालना, साल बनाना, खान पान में बकरी के दूध और मांस को खाना, वहां से तिब्बत जाने का रास्ता, वहीं से बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीय प्रसार, फिर इस्लाम का आना, फिर एक मिलीजुली संस्कृति के रूप में उभर करके आना। तो केरल की बोली, केरल की भाषा, केरल का खान पान, केरल का कपड़ा पहनना, केरल की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें लद्दाख से डिफरेंसेस हैं या केरल से डिफरेंस है लद्दाख का। ठीक उसी तरह केरल पहाड़ियों में से घिरा रहना, समुद्र से घिरा रहना, मछली पकड़ना, मसालों को उगाना, अरब व्यापारी का आना, यहूदियों का आना, क्रिश्चियंस का आना, इब्न बतूता का घूमना, वास्को डी गामा, फिर चीनी व्यापारी, फिर मछली चावल, फिर वहां सूती कपड़ा पहनना वगैरह वगैरह। सनलाइट सीधे पड़ती है, खूब सारी बारिशें होती हैं, खूब सारे पेड़ हैं, इसलिए वहां के लोगों का रंग भी थोड़ा सा सांवला होता है, लेकिन खूब हरियाली देखने को मिलेगी, हर धर्मों के लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब है ये लद्दाख का कैरेक्टर है, ये केरल का। तो यही दो चीजों को इसमें डालना है। किसी भी क्षेत्र की कल्चरल लाइफ उसके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। कहने का मतलब है भूगोल का मतलब ज्योग्राफिकल कैरेक्टर और हिस्ट्री का मतलब इतिहास में कौन सी घटना कैसे घटी और उनका प्रभाव क्या पड़ा हुआ है। तो यही चीजें मेंस के रूप में आ जाती हैं। देखिए यहां पर मैंने मेंस को कैसे अंडरलाइन किया है क्वेश्चन को। फिर उसके बाद से बताया गया है, सवाल यहां भी बन सकता है कि डाइवर्सिटीज में यूनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा करें, या फिर ब्रिटिश शासन के अंग्रेजों के दौर में डाइवर्सिटी कैसे इंपैक्ट आया, या फिर ये जो डाइवर्सिटी है या नेशनल मूवमेंट में कैसे जन्मा, एक कविता के माध्यम से बताया गया है। अगले पेज में बात करें तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौर में कई सारी चीजें घटना घटी, इसी में से एक घटना घटी जलियांवाला इंसिडेंट। यह घटना 1919 में हुई। यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुई और इसमें किसी जनरल डायर ने फायर करके निर्दोष लोगों के ऊपर गोलीकांड करके वगैरह वगैरह। तो इनके सम्मान में हम एक गीत गाते हैं। तो ये गीत किसी धर्म का नहीं है, ये गीत किसी जाति का नहीं है, ये गीत किसी क्षेत्र का नहीं है, यह गीत है हमारे यूनिटी का। यही चीज बताने की बात की गई है कि हमारे इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी हमारे पास एक अपना फ्लैग है, हमारे पास एक अपना सॉन्ग है,
हमारे पास एक अपना सिस्टम है, हमारे पास कुछ अपने राइट्स हैं, हमारी कुछ अपनी ड्यूटीज हैं, और भी कई तरह की चीजें जो बात आएंगी। तो कहा जाएगा कि भाई सोसाइटी में डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन सोसाइटी में डिफरेंसेस डाइवर्सिटीज के साथ साथ यूनिटी भी है। और यह यूनिटी कहां आती है, तो आपको यही बताना है कि यह यूनिटी हमारे फ्लैग में है, यह हमारे सॉन्ग में है, कोई गीत है, कोई ऐसा राष्ट्रीय स्मारक है, वगैरह वगैरह। अब यहां पर भी इस पेज पर दूसरा जो पीटी का फैक्ट है वो यही है, क्या कि यह स्टेटमेंट किसका है। अब बताया गया है कि नेहरू जी हैं जिन्होंने डाइवर्सिटी में यूनिटी के साथ साथ एक स्टेटमेंट दिया कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया या किसने कहा। तो ये स्टेटमेंट दिया है कहां कहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब में। तो ये पीटी का फैक्ट है। ये दूसरा फैक्ट है जो आपकी किताबों में मेंशन है। उसके बाद अगले पेज पे जाइए। अब देखिए यहां पर होमवर्क दिया है, अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मैंने खुद लिखा हुआ है, ये सारी बातें दी हुई हैं। पीटी में फैक्ट जो आते हैं वो कहां से आते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब यहां पर 14 नंबर पेज पर जाइएगा तो यहां पर कुछ एक्सरसाइज दिया गया है। क्या दिया गया है, कह रहा है कि आप कोई फेस्टिवल की सूची बनाइए। तो आपको जानना है कि हिंदुस्तान में कितने तरह के त्योहार होते हैं और किस फेस्टिवल का रिलेशनशिप किसके साथ है। ध्यान रखिएगा ये पीटी के सवाल बनने जा रहे हैं। दूसरा, फिर ये पूछ रहे हैं कि जो हमारी डाइवर्सिटीज है वो हमारे यूनिटी को कैसे दिखा रहा है, ये मेंस का सवाल है। तीसरा, कि नेहरू जी ने जो ये बातें कही हैं कहां कही हैं, ये भी पीटी का सवाल है। चौथा, कह रहा है कि जलियांवाला इंसिडेंट के बारे में आप जानकारी इकट्ठी करें। और फिर पांचवा जो एक्सरसाइज है वो बोल रहा है कि लद्दाख और केरल के ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में कुछ ऐसी सारी चीजें। अब इतनी सारी चीजें यहां पर एनसीईआरटी ने खुद दिया है, मैंने भी कुछ इसमें एक्सरसाइज जोड़े हैं। ये देखिए, ये आपके आंसर राइटिंग में आपको सीखना है। कैसे सीखना है, देखिए। पहला सवाल, हमारी समृद्ध विरासत हमारे जीवन को कैसे इफेक्टेड करता है। अब देखिए ये सारी चीजें उसी किताब से ली गई हैं, विरासत और हमारे लाइफ स्टाइल। विरासत में क्या है, धर्म भी है, विरासत में क्या है, भाषा भी है, विरासत में क्या है, बोली है, विरासत में क्या है, खान पान है। ये सारी चीजें हमारे लाइफ स्टाइल को कैसे इफेक्टेड करती हैं। 150 वर्ड, ये है मेंस का स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और ये है एनसीईआरटी को पढ़ने के फायदे, और ये है एनसीईआरटी को पढ़ने की मजबूरी, और ये है एनसीईआरटी पढ़ने की बाध्यता। अगर आप किताबों को बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपने कई बार किताबों को पढ़ा होगा, बट आज फिर किताब खोलिए और इन चीजों के ऊपर विमर्श करिए, सोचिए कि क्या आप इस प्रश्न को लिखने के एलिजिबल हैं, क्या आप इन सारे क्वेश्चंस को रीराइट कर सकते हैं विद इन एक पेज में। एक पेज का मतलब आयोग यह मान के चलता है कि आपको इस पेज में एक उत्तर लिखना है। 200 वर्ड एक पेज में आते हैं। तो क्या आप इस लेवल पर आ गए हैं कि आप इस बुक्स के कंटेंट को पढ़ करके ये क्वेश्चन को लिख ले, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ अंडरलाइन करके फैक्ट को घोंटना नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने का ये भी मतलब नहीं है कि हम आपको स्लाइड ले और पढ़ के सुनाए, नहीं, ये भी तरीका गलत है। एक एक लाइन हम पढ़ें तो फिर आपको समझाएंगे हम क्या।
मेरे जैसे एजुकेटर की जरूरत क्या पड़ेगी? किताब में ऐसी कुछ भी नहीं लिखा जो आपके समझ में ना आए। कोई फैक्ट रटना नहीं है, चीजों को समझना है। आपको ध्यान रखना होगा कि डाइवर्सिटीज क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि सोसाइटी में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत कैसे जन्म लेता है। सोसाइटी में ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक विशेषताएं, हिस्ट्री से, लाइफस्टाइल से, रिलीजियस स्ट्रक्चर से कैसे इफेक्टेड होता है। क्या अंतर है केरल और लद्दाख के बारे में, यह हमारे लाइफस्टाइल को कैसे इफेक्टेड करता है। सिर्फ मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, उस पर यह 3 क्वेश्चन है। और देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत की समृद्ध विरासत हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। आपको 150 वर्ड में या 250 वर्ड्स में इस चीज को एक पन्ने में लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आए, क्या अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अब देखिए ये आईएएस में आया हुआ है, इसी से आया है 6 क्लास की किताब से। और फिर हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी क्षेत्र को किस तरह डाइवर्सिटी प्रदान करते हैं। ये 3 प्रश्न एक चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अब आप इसको 150 वर्ड में पढ़ें, सॉरी लिखें, या 250 वर्ड में, बट आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा ये 3 सवाल। यकीन ना हो तो ये किताब खोलिए, पढ़िए और ये 3 क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिए। आपको अपने लेवल का, आपको अपने एग्जाम की तैयारी का, आपको अपने पैटर्न का, आपको अपने स्टैंडर्ड का पता लग जाएगा। फिर आपकी अंतरात्मा खुद बता देगी कि आप रेस में कहां हैं। आपकी अंतरात्मा खुद बता देगी कि जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं, क्या आपका अप्रोच सही है, क्या आपका स्टैंड सही है, और क्या आपकी राइटिंग स्किल इतनी डेवलप है। यही चीजें जाननी होती हैं। ध्यान रखिएगा, बुक्स वही रहते हैं, पढ़ने वाले भी वही रहते हैं, बट उस बुक्स को पढ़ करके समझने वाले अलग अलग लोग होते हैं, और उस बुक्स को पढ़ करके लिखने वाले सबसे अलग होते हैं, और जो सबसे अलग होते हैं वही टॉप में सेलेक्ट होते हैं। बाकी जो फेलियर है और जो सक्सेस के सबसे ऊपरी पैमाने पर बैठा हुआ है, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सब वही किताब पढ़ते हैं, सब उसी तरह पढ़ते हैं, बट सफल कुछ लोग होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर सफल कैंडिडेट उस चीज को अलग ढंग से पढ़ते हैं, अलग ढंग से समझते हैं, और अलग ढंग से लिखने का प्रयास करते हैं। मेरे बताने का जोर बस यही है। ना हम आपको किताब में फैक्ट रटवाने आए हैं, ना चीजों को बताने आए हैं। बहुत सारे लोग हैं इस तरह पढ़ाते हैं, नहीं। बुक्स को रखिए, एक बार आप पढ़ के आइए, उसको अंडरलाइन करिए, और फिर 1 घंटा हमारे साथ डेली उस किताब के सारे पॉइंट्स को समझिए। कोशिश करिए कि आप बुक्स में ही पीटी के फैक्ट या मेंस के क्वेश्चंस को लिख डालें, और फिर इनको लिखने का भी प्रयास करें। ठीक उसी तरह अगले चैप्टर में बात की गई है कि डाइवर्सिटीज हमारे साथ कैसे भेदभाव उत्पन्न करते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे चीजें आती हैं, और डाइवर्सिटी हमारे सोसाइटी में क्या इंडिकेट करता है। इसी चैप्टर में यह बताने का प्रयास किया गया है। क्या प्रयास किया गया है? अब देखिए यहां फैक्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि हमारे कंट्री में जो डाइवर्सिटी के इंडिकेटर हैं, क्या इंडिकेटर भाई? तो बताया गया है रिलीजन। हमारे कंट्री में 8 प्रकार के रिलीजन हैं। हमारे कंट्री में बताया गया है कि इतने तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, और हमारे कंट्री में लगभग 100 प्रकार के तो डांस है। ये 3 फैक्ट दिया गया है, और यही बताया गया है कि जो हमारे सोसाइटी की डाइवर्सिटी है, ये हमें खुशी भी देती है, ये हमें आश्चर्यता भी देती है कि सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं,
उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। फिर अगले चैप्टर पर बताया गया है बायस्डनेस के बारे में। बहुत अच्छी बात कही गई है। बायस्डनेस क्या होता है? पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं जो किताब में नहीं है, एक चीन और एक पाकिस्तान। हमारी पूर्वाग्रह है कि ये कुछ भी बनाए ये सस्टेनेबल नहीं होते हैं। ये कब फेल हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बहुत सस्ता देते हैं लेकिन इन चीजों को कोई गारंटी नहीं। ये चीन ने अपना बताया है। ठीक इसी के अलावा चाउमीन, मोमोज वगैरह वगैरह ये कुछ भी खा लेते हैं। उसी तरह पाकिस्तान एक फेलियर देश है। यहाँ पर बहुत सारे टेरर एक्टिविटियां होती हैं। यहाँ नैरो माइंडेड लोग रहते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट का इंडिकेटर बहुत नीचे है। ये हमारे पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह के बारे में बताया गया है कि लैंग्वेज भी पूर्वाग्रह बायसनेस बताता है कि एक तरफ हिंदी बोलने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। सोसाइटी में दो लोग अगर दो तरह के मेजर कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं तो लैंग्वेज भी डाइवर्सिटीज को दिखाता है और बायसनेस या पूर्वाग्रह को बताता है। उसी में बताया गया है कि शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में जो चीजें हैं वो कैसे हैं। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास किया गया है कि गांव के लोग, भारत के आधे से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि अब ये गलत बात हो गई। सबके पास मोबाइल है, सबके घरों में रंगीन टीवियां हैं, सबके घरों में टाटा स्काई या अन्य और चीज लगी हुई है, सब ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ तक कि बर्गर पिज्जा भी खा रहे हैं। तो ये अब धारणा पुरानी हो गई है कि गांव के लोग टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गांव के लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं। ठीक उसी तरह फसल की कटाई बुआई होती है तो लोग वहां पर खेतों में काम भी करते हैं। और एक सामान्य धारणा है कि गांव के लोग काम की तलाश में बाहर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज शहरों में 80% जो काम काज करने वाले लोग हैं वो गांव से ही माइग्रेट किए। तो ये भी है। फिर शहर के लोगों के बारे में बताया गया है कि शहर के लोगों के बारे में एक आम धारणा है कि यहाँ का जीवन बड़ा इक्वल या ये कहिए आसान होता है। ये बिगड़े हुए लोग होते हैं, ये आलसी होते हैं। याद करिए 70 के दशक की फिल्मों में जिसमें से दिखाया जाता है कि गांव के लोग शहर में जाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने का मतलब उनकी गलत आदतें, गलत खान पान, गलत संगत और भी कई तरह की तरीके। शहर के लोग अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे आजकल परिवार का मतलब हो गया है मोबाइल। आपके सारे राज इसमें है। जब ये किताब छपी थी तब 2005 में, तब मोबाइल आपके जीवन का उतना अनिवार्य हिस्सा नहीं था। आज यह जीवन का सबसे आपका कंपल्सरी लाइफस्टाइल है। आपके सारे सेक्रेट इसी में है। ठीक है, आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आपका ये सबसे बड़ा हमराज है। आप गलती करते हैं तो इसके ऊपर लिखते हैं। आप उदास होते हैं, टुडे आई एम वेरी सैड। आपके सारे वर्चुअल फ्रेंड भी इसी में हैं। आप इसके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो मोबाइल है। तो जब ये बुक लिखी गई थी तब मोबाइल का हमारे लाइफ स्टाइल में इतना इंटरफेरेंस नहीं था। खैर, उस समय की बात। शहर के लोग सिर्फ पैसा बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। शहर का लाइफ स्टाइल बहुत महंगा होता है। बिल्कुल सही बात है। और लोग अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा रेंट में दे देते हैं। ये भी सही बात है। जैसे दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में ये माना जाता है कि आप जितना कमा रहे हैं उसका 1/3 तो भाड़ा में आपका निकल जाता हो। यही सारी बातें बताई गई हैं डाइवर्सिटीज के बारे में कि डाइवर्सिटीज कैसे बायसनिस्ट को जन्म देता है और बायसनिस्ट का मतलब क्या होता है। तो बायसनिस्ट का मतलब होता है, क्या होता है भाई? पूर्वाग्रह कैसे मिलता है किसी को? तो भाई आप किसी के रिलीजियस फेथ से उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये ऐसा होगा। फिर आप चमड़ी के रंग से पता लगा लेते हैं। आपके सामने गोरा है, एक काला है,
तो आप एक अमेरिकन है और एक अफ्रीकन है, उन दोनों से पता लगा लेंगे या आपकी सोच बता देगी। फिर आप बताते हैं कपड़ों से, आपके सामने एक कोई धोती कुर्ता पहना हुआ है और एक कोट पैंट टाइप पहना हुआ है, या फिर भाषा और बोली लैंग्वेज से, कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई इंग्लिश बोलने वाला है, तो अंतर। अब कोई एक अवधी बोल रहा है और भोजपुरी बोल रहा है और शुद्ध हिंदी बोल रहा है, तो आप कहेंगे हिंदी वाला ज्यादा एडवांस है, ये गंवार है। बट वहीं पर कोई एक बंगाली बोल रहा है और कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो आप बंगाली को गंवार नहीं कहेंगे, आप तमिल को नहीं गंवार कहते, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को, मराठी को कोई गंवार नहीं बोला जाता, बट भोजपुरी वाले को गंवार बोल देते हैं। इसके पीछे लंबी कहानी है, लंबी मान्यताएं हैं। सोसाइटी में चूंकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, तो उनका वर्चस्व है। एक गांव का भी आदमी एक साधारण कपड़े में पहना है, लेकिन वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, तो लोगों की मेंटेलिटी तुरंत चेंज हो जाएगी। दैट इज बायसनेस और पूर्वाग्रह। तो आपसे पूछते हैं सवाल कैसे आएंगे, तो सवाल यहां पर दिए हुए हैं, चीजों को देखें। क्या फिर एक लड़के और लड़की के माध्यम से बताया गया है, क्या होता है लड़के और लड़की, ये सिर्फ समझाने की बात की गई है। उसी तरह कोई हैंडीक्राफ्ट दिख जाता है, विकलांगता, तो उसके बारे में भी हम बताने लगते हैं क्या कि इसकी टांग खराब है तो दिमाग भी खराब होगा, या फिर ये लंगड़ाता है तो ये बोलता भी लंगड़ाता ही होगा। तो ये बायसनेस बताई गई है। बायसनेस के बाद बताया गया है कि पूर्वाग्रह क्या होता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे लड़के रोते नहीं हैं, रोने का विशेषाधिकार हमारी सोसाइटी के लड़कियों के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छी बात। जैसे रोने की आदत, लड़के लड़कियों के बीच में डिफरेंसेस करना हो तो रोना कमजोरी की निशानी है। फिर यही बताया गया है पूर्वाग्रह क्या होता है, कि लड़के रोते नहीं है, रोना कमजोरी है, जो रोता है कमजोर होता है, लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं। ऐसा तो लगता नहीं है, दिल्ली में मेरी भी उम्र 40 साल हो रही है, कोई कमजोर नहीं है, कोमल और मृदु स्वभाव की होती हैं। लड़कियां कमजोर हैं या मृदु, ये बातें कही गई हैं। फिर यहां पर बताया गया है कि इस निगेटिविटी कैसे आती है। कई बार हम किसी खास देश जैसे चीन, जैसे रिलीजन या लिंग, जो भी जेंडर है, उनको हम पहले से मान लेते हैं। जैसे आई एम सॉरी, बुरा मत मानिएगा, 98% बॉयज ये मानते हैं कि गर्ल्स कहते हैं दे आर कंफ्यूज्ड। अरे भैया कहीं से कंफ्यूज नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, बट बॉयज में है। आप जितने भी रील्स हैं उठा करके देखिए, उसमें ऐसे ही कार्टून बनाए जाते हैं, या उसमें ऐसे रील्स बनाए जाते हैं, फिल्मों में भी देखिए ऐसे दिखाई जाती है। ये जेंट्स की धारणा है। ठीक उसी तरह गर्ल्स से पूछिए कि भाई बॉयज कैसे होते हैं, तो ये बताएंगे नेरो माइंडेड होते हैं और हमेशा वर्चस्व बनाना चाहेंगे, मतलब अधिकार जमाएंगे। ए इधर बैठो, ए ऐसे चलो, ए कहां जा रही हो, ए ये खाओ, ए ऐसे मत करो। ये आदत है। ये सोसाइटी में बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में बायसनेस है, जो बुरी तरह बैठा हुआ है। अब ये है कि नहीं, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। तो यही बातें यहां पर बताई गई हैं, लेकिन जो मेन है वो यही है कि सोसाइटी में भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है। जब हम किसी दूसरे को नीचा समझते हैं, उनको हम पढ़ने नहीं देते हैं, उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं, उनके साथ खेलते कूदते नहीं हैं, कुछ रिलीजियस चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम उनको अलग समझते हैं। ये देखिए, अब ये जो प्रश्न दिया गया है वो कुछ ऐसे है, रूढ़िबद्ध धारणाएं और भेदभाव में क्या अंतर है, ये है क्वेश्चन। और दूसरा, GS4 एथिक्स, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, एग्जाम्पल देके बताएं। ये देखिए, ये IAS में आ चुका है। तो आपको बताना होगा कि जब मैं एक बार तमिलनाडु गया और मैंने हिंदी में पूछा कि भैया डोसा कितने का है, तो तमिल वाले भैया मेरी तरफ देखे और उन्होंने कुछ ऐसे बातें बोला, तो मुझे भाषा के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ा। एक ये भी उदाहरण दे सकते हैं।
अपने देश का उदाहरण न दे तो बेहतर। फिर आप बताइए, मैं अमेरिका गया, मुझे उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी, मैंने बोला व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पिज्जा, उसने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मुझे समझ में नहीं आया, तो वहां भी भाषा के आधार पर मुझे भेदभाव झेलना पड़ा और मुझे उस देश में परायपन का एहसास हुआ। यही तो लिखना था, यही एथिक्स। कहने का मतलब है कि जो चीज आप समझते हैं, जो चीज आप देखते हैं, जो चीज आप महसूस करते हैं, वो सारी चीजें आपको पेपर पे लिख देना है। बात समझ में आई? तो ये चीजें पूछी गई हैं। अब यहां से इस चैप्टर से भी मेंस का सवाल कैसे बनता है ये देखिए। वो उस समुदाय के सदस्य हैं जिनके संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। इसी चीज को यहां पर अगले पेज में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जातिगत संबंध किस प्रकार सोसाइटी में डिफरेंसेस पैदा करती हैं। डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टेटमेंट भी है कि उनको अपने जाति के, उस जाति के होने के नाते ड्यूल बिहेवियर उनको झेलना पड़ा। और वो एक घटना बताते हैं कि मैं कहीं गया था, अपने भाई के साथ था, लोगों ने मेरी जाति पूछी और जाति पूछने के बाद मेरे साथ गलत व्यवहार किया। बाद में मैंने शिक्षा ग्रहण की, सरकारी नौकरी ली, मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चलाया, अपना धर्म भी त्यागा और इसलिए मैंने जाति विहीन समाज की स्थापना की। सवाल क्या आएगा? रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर कि सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए उन्होंने क्या किया। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर टिप्पणी करें। यही 5 पॉइंट्स हैं और इसी 5 पॉइंट को खींच देंगे, 150 शब्द हो जाएंगे। यही चीज होती है जो आपको पढ़नी होती है या जो चीज आपको जाननी होती है। उसी में सारी बातें कही गई हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि कैसे उन्होंने सोसाइटी में डाइवर्सिटी, इसी डाइवर्सिटी या इसी डिफरेंसेस के बारे में चीजों को जाना, चीजों से समझा, चीजों के बारे में स्ट्रगल किया। उन्होंने कॉमन राइट्स की बात की, उन्होंने सोसाइटी में आने के लिए अस्पृश्यता को किया, उन्होंने बताया कि हर काम हर लोग कर सकते हैं, उन्होंने गरीबी के अलग अलग लोगों के बीच में इक्वलिटी लाने की बात की, उन्होंने कहा कि एक सोसाइटी में लोग फ्रीडम का पालन कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट है। यही पूछेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी के इश्यूज कौन कौन से हैं, चर्चा करें। 150 वर्ड देख रहे हैं, ये भी आईएएस में आ चुका है। कहने का मतलब है कि ये जो चीजें होती हैं, जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी चीजें उभर करके आते हैं, इनमें आपको जानना है या इनमें आपको समझना है या फिर इन्हीं को आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए जो सवाल आते हैं, ये भी देखिए आईएएस का आ चुका है सवाल। क्या आया है? डाइवर्सिटी, विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने 15 साल के कैरियर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 98% स्टूडेंट्स अभी भी इस प्रश्न को लिख नहीं पाएंगे विद इन 50 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। विविधता की इज्जत करना मतलब डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना, उसे इंपॉर्टेंट मानना, इक्वलिटी एस्टैब्लिश करने का एक मेजर फैक्टर है। टॉपिक को समझिए, अंडरस्टैंड करिए और फिर इसको लिखना होगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमेशा यूपीएससी के सीट पर लिखने की आदत डालिए, चीजों को वहीं पर लिखने का प्रयास करिए। अगर इन तरह की सीट के ऊपर आप लिखने का प्रयास करेंगे, ये आपके राइटिंग स्किल को डेवलप करेगा और फिर आप 110% अपना दे पाएंगे। तो यही चीजें हैं, यही चीजें बताई गई हैं इसी में, और कुछ चीजें भी बताएंगे जैसे जैसे डॉक्टर अंबेडकर वाली बातें हैं अभी जो मैंने बताया है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, फिर बताएंगे इसकी नीड क्यों है, फिर बताएंगे सोसाइटी में बायसनेस कैसे है, फिर बताएंगे किस तरह हमारी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन ड्यूल बिहेवियर करते हैं, फिर हमारे सोसाइटी के यही नियम सोसाइटी के सोशल रिलेशन को इफेक्टेड करते हैं।
हमारे देश में कई सारे जाति और धर्म की मान्यताएं भी हैं और जिनकी वजह से यह संबंध दिखता है। इतने पॉइंट हैं जो आपके फॉर्मेट में यूज होनी है और इसी फॉर्मेट को आपको एक्सप्लेन कर देना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कोई भेदभाव नहीं है, सभी को बराबरी का हक मिला है, सभी को स्वतंत्रता मिली है, वंचित वर्ग एससी एसटी को आरक्षण भी मिला गया है, रिजर्वेशन का भी है, सबके राइट्स दिए गए हैं और भी कई तरह की चीजें हैं। कहने का मतलब है ये तो प्योर आईएएस का क्वेश्चन है जो यहां आया है और इसी से लिंक है। कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी के ये जो प्रश्न हैं, एनसीईआरटी के ये जो चैप्टर हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है पीटी के सवाल और मेंस के सवाल। ये अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तभी इनका उत्तर आप लिख पाएंगे, तभी इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पीटी के भी क्वेश्चन का जो लेवल है काफी स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड को टच बच्चे इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कैसे आएगी डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कैसे समझते हैं, किस तरह जानते हैं। अब देखिए यहां पर जो सवाल आएगा वही बात वही है, फिर विविधता की इज्जत करना, उससे मूल्यवान समझना, समानता लाने सुनिश्चित करने का माध्यम है। 99% लोग स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाएंगे, इसी चैप्टर से आया है और ये आ चुका है। ठीक उसी तरह GS4 एथिक्स के बारे में जो डिसीजन मेकिंग होता है, ये देखिए कहां से सवाल आता है, यहीं से आता है। क्या आप एग्जाम्पल दीजिए, क्या दीजिए कि गरीब होने के कारण आपके दोस्त को कोई चिढ़ा रहा है तो आप क्या करेंगे। फिर आप अपनी टीवी देख रहे हैं, उनमें से कोई खास मेंबर, कोई मेंबर रिलीजियस के एस्पेक्ट पर टिप्पणी कर देता है, तब आप क्या करेंगे। फिर आप बताइए कि एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की के साथ खाना खाता है और कुछ लोग उसके ऊपर कुछ कमेंट कर देते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक उसी तरह कोई एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के लोगों का मजाक बनाते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक उसी तरह कुछ बॉयज गर्ल्स के ऊपर कमेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे। ये 5 ऐसी चीजें हैं, ये जो आपके GS4 में एथिक्स का जो पेपर होता है, डिसीजन मेकिंग केस स्टडी, वो भी यहीं से बनता है, कहीं बाहर से नहीं बनता। अब जब आप एक बार सोचना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो सारी चीजें खुद ब खुद आपके उभर करके सामने आएंगी कि अगर आपके सोसाइटी में इस तरह, यहाँ क्लास की जगह सोसाइटी आ गया था, कि अगर आपके सोसाइटी में इस तरह की जो चीजें उभर करके सामने आती हैं तो आप क्या करेंगे। कहने का मतलब है कि आपके सोसाइटी में इस तरह की चीजें उभर करके आ गई तो आप क्या करेंगे। तो कहने का आज के हमारे इस लेक्चर का जो मेन फोकस था, चूंकि इंट्रो लेक्चर है तो मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, एक टच किया है कि चीजों को कैसे पढ़ते हैं, चीजों को कैसे समझते हैं और सवाल कहां कहां से आते हैं। मुझे दिखाना था आपको कि सवाल यही से आते हैं, चाहे वो जीएस का कोई भी पार्ट हो, इसी तरह आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बनाना है बुक्स के ऊपर। जैसे मैंने लिखा है, पीटी कहां से आएगा, मेंस कहां से आएगा, किताब तो आप खुद भी 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि फोकस मैंने यही किया है और हमारी स्ट्रैटेजी भी यही होगी। देखिए चीजों को समझना है, लैंग्वेज इज नॉट बैरियर, लैंग्वेज कोई बहुत बड़ी बाध्यता नहीं है। जब हम चीजों को समझेंगे, जब हम पीटी के सवाल को सॉल्व करेंगे, जब हम मेंस के आंसर को लिखेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। हमने बात की डाइवर्सिटी कैसे जन्म लेता है, हमने बात की सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे होता है, हमने बात की कि हमारा इंडियन सोसाइटी में इतनी डाइवर्सिटी कैसे है, हमने बात की कि सोसाइटी में डिफरेंसेस होता है तो वो डाइवर्सिटी को कैसे जन्म देता है, हमने बात की कि ज्योग्राफिकल फैक्टर और कल्चरल एस्पेक्ट्स आज के लाइफस्टाइल को कैसे इफेक्टेड करता है, हमने बात की कि हमारी बैचनेस या पूर्वाग्रह क्या होता है। तो बात हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आप इंग्लिश के भी बुक को लेकर के चीजों को समझे। ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट बैरियर, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद जब पीटी के सवाल लगाएंगे उसके पहले मेंस के आंसर को लिखेंगे। इतनी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, पूरे एनसीईआरटी में मैंने 200 से ज्यादा इसी तरह के मेंस के, 200 क्या मुझे लग रहा है 300 से ज्यादा प्रश्नों को निकाला है, और पीटी के लगभग 1000 प्रश्न तो लमसम हो ही जाते हैं। उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका 80% सिलेबस तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। बाकी जो थोड़ी करंट इवेंट की चीजें होती हैं उनको कंप्लीट करनी है। तो उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा आपको डिफरेंट तो लगा ही होगा। हमारे पढ़ने का पढ़ाने का तरीका, बहुत से लोग पढ़ाते हैं स्लाइड के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। मुझे लग रहा है सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, बट मेरा अप्रोच यही है कि बुक्स को सामने रखो और बुक्स को पढ़ो। इससे बेहतरीन कोई नोट्स नहीं है। हाँ, जब पीटी के सवाल को सॉल्व करेंगे और मेंस के आंसर को लिखेंगे, काबिलियत वहां है। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलते हैं और इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।